आज मैं लेकर आई हूँ हमारी क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे खाली 1 घंटे के अंदर। और आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। Electric charges and fields. Firstly, we will learn about what is electrostatics. The branch of physics which deals with the charges at rest is called electrostatics. Now, what is the electrostatics? Electro means electron and statics means who states. So, when the charges are at rest, what happens to the electric field that we are going to discuss here. Next is electric charge. Charge is a scalar quantity associated with matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effects. इसका मतलब है जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब स्केलर मतलब जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और ये मैटर के साथ एसोसिएट करता है, मतलब उसके अंदर मैटर होता है। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस, जो मैटर होता है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट इज लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो तरह के चार्ज होते हैं जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्जेस है वो भी रिपेल करेंगे, और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर को। सेकेंड पॉइंट है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, नो डायरेक्शन इज देयर। एंड थर्ड पॉइंट इज द चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वेयर क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड क्वांटाइजेशन मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब ये प्रॉपर्टी है फ्री चार्जेस की जिसके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है चार्ज का वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, और कॉलम यूनिट ऑफ चार्ज है। नेक्स्ट, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय 3 प्रोसेसेस। जो बॉडी है वो 3 तरीके से चार्ज हो सकती है। फर्स्ट इज फ्रिक्शन, सेकंड इज कंडक्शन एंड थर्ड इज इंडक्शन। फर्स्ट इज फ्रिक्शन। इन फ्रिक्शन, व्हेन 2 bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to other body. This makes one body becomes positively charges while the other becomes negatively charges. मतलब जब हम कोई भी 2 बॉडीज को रब करेंगे एक साथ तब उसके अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे एक बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सेकेंड इज इंडक्शन। इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, the charged body attract opposite charge and repel similar charge. मतलब if a charged body, मतलब एक charged body को अगर हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखेंगे, न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो, Q इज इक्वल टू 0, जिसमें इंडक्शन की वजह से जो चार्ज बॉडी होगी वो अट्रैक्ट करेगी अपोजिट चार्जेस को और रिपेल करेगी सिमिलर चार्जेस को। थर्ड इज कंडक्शन। व्हेन एन कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अ चार्ज बॉडी, then it gets the same charge as the charged body, then conduction takes place. Conduction is possible in conductors and not in insulators. मतलब जब भी हम किसी कंडक्टर को एक चार्ज बॉडी के पास रखेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर भी वही चार्ज आ जाएगा जो चार्ज बॉडी के अंदर है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉलम्स लॉ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 charges is directly proportional to the product of the 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब कोई भी 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स का अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो चार्जेस होता है उसका प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब 2 चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका डबल वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कॉलम्स लॉ से एक फॉर्मूला निकलता है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीन्स K इज कांस्टेंट एंड Q1 and Q2 आर 2 चार्जेस, R square is the square of distance between them.
जिसके अंदर k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन नॉट मीन्स it is the absolute electrical permittivity of the free space, and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. In which, what is permittivity? It is a measure of the ability of the medium surrounding electrical charges to allow electric lines to pass through it. It determines the force between the two charges. मतलब जो permittivity है वो कोई भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स डिटरमाइन करती है कि उन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। Next, we will learn about the dielectric constant K or relative permittivity that is denoted by epsilon R. When the charges are in a medium other than free space, vacuum or in air, कोई भी चार्ज एक मीडियम के अंदर है फ्री स्पेस के अलावा, या फिर तो वो वैक्यूम में और या फिर एयर में, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर कोई चार्ज एक कोई भी मीडियम के अंदर है तो उसका फॉर्मूला होगा दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी हमने कॉलम्स लॉ पढ़ा जिसका फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसके अंदर K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पे K की वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर कोई चार्ज वैक्यूम के अंदर है तो उसका फॉर्मूला होगा F, हम वैक्यूम को O से डिनोट करेंगे FO। अब हम इन दोनों चार्जेस का रेशियो निकालेंगे, चार्ज इन एनी मीडियम एंड चार्ज इन वैक्यूम। इन दोनों को रेशियो में रखेंगे तो FO अपॉन FM, जिसके अंदर O जो है वो वैक्यूम को डिनोट करता है और M जो है वो एनी मीडियम को डिनोट करेगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई और 1/4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड में भी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, खाली एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स a charge is uniformly distributed at a given surface. Imagine that a surface is given that is denoted by a capital S and a total number of charge is given in the surface that is Q. Next is one term is there in this topic, that is surface charge density. Delta Q is the amount of charge in small element delta S. Surface charge density that is denoted by sigma, that is equal to total charge upon total surface. Next term is linear charge density, that is delta Q is the amount of charge in a line delta L. It means that कोई भी चार्ज है वो एक लंबे वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, that is denoted by lambda is equal to whole charge upon whole length, means total charge upon total length of the wire. Next term is volume charge density. डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ वॉल्यूम डेल्टा V। मतलब किसी भी चीज़ का अगर जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ रो दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द एनी सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि कोई भी चार्ज है उसके आसपास की जो जगह है जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, उस जो जगह को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है Q और इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज है यूनिट पॉजिटिव। अब इस Q चार्ज की वजह से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय E दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल चार्ज दैट इज Q नॉट, एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज न्यूटन पर कॉलम। और अगर हम इसी फॉर्मूले से फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट E दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अ लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
उसके अंदर एक फोर्स की लाइंस होती है जिसको हम इमेजिनरी कर्व का नाम दिया गया है। मतलब जो फोर्स की लाइंस होती है हमें उसको इमेजिन करना पड़ता है, वो हमें दिखती नहीं है इस तरह से। तो जो इमेजिनरी कर्व होती है उसके अंदर एक टेंजेंट निकलती है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस को बताती है। एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स की नंबर ऑफ लाइंस बनती है वो हमें उस पॉइंट की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताती है। उन नंबर ऑफ लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। First is electric lines of force start or diverge from position charge and end or converge on negative charge। मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होती है। देखो नीचे डायग्राम में जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो आउटवर्ड जा रही है, मतलब वहाँ से वो स्टार्ट हो रही है लाइंस। और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इनवर्ड आ रही है, मतलब वो वहाँ पर आकर एंड हो रही है। Second is lines are never cross each other because if they cross then intensity at that point will have two directions which is not possible। इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस अगर क्रॉस करती है ईच अदर को then at the point of interaction जहाँ पर वो दोनों लाइन मीट कर रही है वहाँ पर से दो टेंजेंट निकलेंगे दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइंस से, और वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक लाइंस के दो डायरेक्शन देंगे जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस नहीं करेगी ईच अदर को। नेक्स्ट इन थर्ड पॉइंट सी द डायग्राम हियर। इसके अंदर दो अपोजिट चार्ज दे रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हमने पहले भी पढ़ा था जब भी कोई अपोजिट चार्जेस होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। और सेकेंड डायग्राम के अंदर जब दो पॉजिटिव चार्जेस है, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई दो चार्जेस सेम होंगे तो उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं जा रही है, उसके पहले ही वो रिपल होकर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है किसी भी चार्ज की वो हमेशा एक कंडक्टर जो कंडक्टर पे वो जो लाइंस पास हो रही है एंड या स्टार्ट हो रही है वो उस पर नॉर्मली अप्लाई होगी उस सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सी द डायग्राम हियर। इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने क्यू नाम दिया है, जिसकी फील्ड लाइंस उस कंडक्टर के ऊपर नॉर्मली एंड हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सिस्टम कंसिस्टिंग of two equal and opposite charges separated by a small distance is termed an electric dipole। मतलब अगर किसी भी सिस्टम के अंदर दो इक्वल चार्जेस और अपोजिट चार्जेस है जो सेपरेट हो रहे हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से, जिसको हमने नाम दिया है 2a। स्मॉल डिस्टेंस हमें एवरेज लेते हैं 2a, और अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सी द डायग्राम हियर। इसके अंदर एक माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है जो 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज Na प्लस Cl माइनस एंड H प्लस और Cl माइनस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट that is denoted by P. It is the measure of the strength of electric dipole. It is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of the magnetic of charge and the distance between them. मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक मेजर है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इससे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता है दैट इज P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और अभी हमने डिस्टेंस पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, दैट इज 2a। सो P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2a एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। नेक्स्ट टर्म इज डाइपोल फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आसपास में स्पेस है उसको हम डाइपोल फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर हमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वी आर टेकिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल that is minus q and plus q and the distance between these two charges is 2a
and the midpoint of this is O, and mark the minus q is A and mark plus q is equal to B. Then draw a line O to P that is known as axial line, and the distance between O and P is R. P is the point where we had to find out the electric field intensity. जब भी हम किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, अगर उस पॉइंट पे कोई भी चार्ज गिवन नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हम हमेशा उस पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज लेंगे. नाउ वी हैड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along A and P, or we can say we had to find out the electric field intensity due to minus q charge on the charge positive q on P point. So the electric field intensity due to minus q charge is E1. Mark E1 is the electric field intensity due to minus q charge on point P. That is equal to, हमने Coulomb's law पढ़ा था, that is force is equal to constant K multiplied by Q1 Q2 upon R square. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, फोर्स अपॉन क्यू. क्यू मीन्स चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज. तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पर Q1 को 1 मान लीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन R स्क्वायर. अब हम यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द A एंड P. सो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज OP is equal to R and AO is equal to A. So R plus A. तो R स्क्वायर की वैल्यू हो गई R plus A स्क्वायर. तो यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या हुई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन AP स्क्वायर. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन P निकालेंगे. अब इसके अंदर पॉइंट B पर जो चार्ज है और पॉइंट P पर जो चार्ज है वो दोनों पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो दोनों रिपेल करेंगे ईच अदर को. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन P पॉइंट, दैट इज E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर. अब हमने इसके अंदर R स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसको हमने R माइनस A स्क्वायर लिया है, क्योंकि हमें B से P का डिस्टेंस निकालना है. तो उसके लिए हम OP माइनस OB करेंगे. तो OP इज इक्वल टू R है और OP इज इक्वल टू A है. तो R माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BP. तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन BP स्क्वायर. सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. अब हम E2 माइनस E1 करेंगे तभी हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ पाएगी. तो जब हम E2 माइनस E1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. और इसके अंदर जो हमारी एक्सियल लाइन की इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R क्यूब के. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन विच द इक्वेटोरियल लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल. मतलब डायग्राम को देखिए, इसके अंदर A और B जो है वो डाइपोल है जिसके ऊपर OP एक परपेंडिकुलर है जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q इज 2A. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर निकालनी है. और हमें P पॉइंट पर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, तो हम इस पे प्लस Q चार्ज इमेजिन करेंगे. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑन पॉइंट P मीन्स प्लस Q चार्ज इज E1. और इसमें एक माइनस Q चार्ज है और एक प्लस Q चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन माइनस Q की तरफ होगा. एंड द डिस्टेंस बिटवीन O टू P इज R. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन पॉइंट P इज E2. और P पॉइंट पर जो चार्ज है और जो B पॉइंट पर चार्ज है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे और जो डायरेक्शन है वो P के ऊपर जाएगा. E1 is the electric field intensity at point P due to the charge minus Q at A. Formula of electric field intensity, that is K Q by R square. तो यहाँ पर फिर से हम लोग Coulomb's law लगाएंगे, that is E1 is equal to K Q by R square, that is equal to 1/4 epsilon naught
Q अपॉन AP स्क्वायर। डायग्राम में देखिए, इसके अंदर इन ट्राइंगल APO, इसके अंदर जो हाइपोटेनस है AP, इसकी हमें लेंथ गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है OP एंड AO है बेस। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो पुट करेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4π0 multiply by Q upon R square plus A square, that is along PC. Next is electric field intensity at P due to charge plus Q, that is E2. इसके अंदर भी हम लोग कॉलम्स लो लगाएंगे, that is E2 is equal to KQ by R square, that is equal to 1/4π0 multiply by Q upon BP square. फिर से डायग्राम में देखिए, इन ट्राइंगल POB, इसके अंदर भी हमें PB जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ गिवन नहीं है, तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया BP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4π0 मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज अलॉन्ग PD. नाउ E1 and E2 has two rectangular component. In this, E1 cos theta and E2 cos theta along P are parallel to BA, and E1 sin theta along PE and E2 sin theta along PF, they may cancel. Now, resultant electric field intensity at point P is E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, that is equal to 2E1 cos theta. अब हमने जो E1 की वैल्यू निकाली थी, दैट इज 1/4π0 मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे 2E1 cos थीटा। E1 की जगह हम लोग वो चीज़ रखेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू 2/4π0 मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। नाउ इन दिस इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन AP, तो इसके अंदर OA है, OA की वैल्यू है A एंड AP की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4π0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए, ऊपर हमें दे रखा है 2Q मल्टीप्लाई बाय A, तो 2A मल्टीप्लाई बाय Q भी लिख सकते हैं इसे हम। तो 2A मल्टीप्लाई बाय Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज P। तो हम लिखेंगे यहाँ पर E इज इक्वल टू P अपॉन 4π0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज अलॉन्ग PR पैरेलल टू BA। नाउ इन दिस इक्वेशन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज R क्यूब। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4π0 R की पावर क्यूब। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आ गया, दैट इज E इक्वेटोरियल दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P अपॉन R क्यूब। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अगर हम जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन निकाला था और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन निकाला है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2-dimensional इलेक्ट्रिक फील्ड। When a dipole is placed in a uniform electric field, the two charges experiences a force. The force are equal in magnitude and opposite in directions and do not have same line of action. They constitute the couple of forces which produces a torque. The torque rotates the dipole so as the line to it parallel to the direction of field. इसका मतलब है, जब भी हम किसी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखेंगे तो उसके अंदर जो -Q चार्ज है और जो +Q चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जो फोर्स दोनों चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे वो मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होंगे, और ये एक फोर्स का कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और उस टॉर्क की वजह से जो डाइपोल है हमारा वो रोटेट करेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा डाइपोल है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। डायग्राम में देखिए, इसके अंदर जो 5 एरोज बने हुए हैं,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर एक डाइपोल बना हुआ है ए एंड बी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करा गया है और ए पर माइनस क्यू चार्ज है एंड बी पर प्लस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और प्लस क्यू पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। दोनों पर फोर्स तो बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शंस अलग है, एक डाउनवर्ड्स में है और एक अपवर्ड पे है। और जो पॉइंट ए पर जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। और जब ये डाइपोल फोर्स की वजह से रोटेट करेगा इसे हम कहते हैं टॉर्क। और जब ये टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करेगा तब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। नाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज AC, and also we can say that AC is the perpendicular distance between the two forces, and that AC is a couple of forces, and this perpendicular AC is the arm of the couple of forces. Now apply the formula of the torque, that is force multiplied by arm of couple, that is equal to force multiplied by AC. और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर फोर्स की जगह लिखेंगे Q मल्टीप्लाइड बाय E। एंड सी इन ट्राइंगल ABC द साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज AC अपॉन AB। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा AC क्या हो गया, AB साइन थीटा। अब AB की वैल्यू हमें है दे रखी है 2A, जो हम दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लेते हैं। तो हम टॉर्क के फॉर्मूले में AC की जगह लिखेंगे 2A साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया QE मल्टीप्लाई बाय 2A साइन थीटा। और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 2A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज डिनोटेड बाय P। तो हमारे इस फॉर्मूले के अंदर Q जो है वो चार्ज को डिनोट करता है और 2A जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, और Q और 2A मल्टीप्लाई में भी है, तो Q डॉट 2A को हम लोग P लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय E साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया P मल्टीप्लाई बाय E, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर कितनी एनर्जी पोजेस करता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इसके अंदर भी हमारा सेम डायग्राम बनेगा जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सबसे पहले 5 एरो का, उसके ऊपर सेम डाइपोल रखेंगे जिसमें A के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा और B के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2A, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर AC। फिर से उसी प्रोसेस से हमने टॉर्क निकाला था, दैट इज PE साइन थीटा। अब अगर हम इस डाइपोल को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कराते हैं, सो वी हैड टू रोटेट अ डाइपोल थ्रू सम एंगल, सम मीन्स अ स्मॉल एंगल, और ये चीज टॉर्क के अगेंस्ट होगी। तो यहाँ पर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कराया, दैट इज D थीटा। अब हम यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा फोर्स है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट है D थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला बना DW इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय D थीटा, दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय D थीटा। मार्क इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी डाइपोल की उसे हमने θ1 नाम दिया है, और जो फाइनल पोजीशन तो हमने थोड़ा सा रोटेट किया उसको, वो थी इसकी फाइनल पोजीशन, दैट इज θ2। तो यहाँ से θ1 से θ2 तक लाने में हमें जो टोटल वर्क डन लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dw का तो हो जाएगा w इज इक्वल टू PE, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा विद द लिमिट θ1 टू θ2, दैट इज इक्वल टू माइनस PE ब्रैकेट cos θ2 minus cos θ1, and this work done will stored by the potential energy of dipole। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 minus cos θ1। Now I will explain you the two cases there. First case is
when we put theta 1 is equal to 0 degree and theta 2 is equal to theta. तो यहाँ पर आ जाएगा potential energy that is U is equal to minus PE cos theta minus 1, क्योंकि cos theta 2 को तो हमने theta मान लिया, that is cos theta, और minus 1 क्यों लिखा, क्योंकि cos theta 1 को हमने 0 डिग्री माना है, तो cos 0 डिग्री क्या होता है 1. This is the work done is stored in the dipole in the form of potential energy. और सेकेंड केस के अंदर थीटा 1 को हमने 90 डिग्री माना है और थीटा 2 को हमने थीटा माना है. तो हमारे यहाँ फॉर्मूले में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 में, तो cos थीटा 1 तो 0 हो गया और cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस PE cos थीटा. और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U इज इक्वल टू वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस P मल्टीप्लाई बाय E. Next topic is electrostatic potential. That is, it represents the degree of electrification of a body. And second is electrostatic potential at any point in the region of electrostatic field is the minimum work done in carrying a unit the charge from infinity to the point. मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, देखिए नीचे डायग्राम में एक बी पॉइंट दे रखा है और एक इन्फिनिटी दे रखा है और इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और मानिए कि बी पॉइंट पर एक चार्ज है क्यू. अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट बी तक लाने का जो काम होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे. मान लीजिए पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अपॉन क्यू चार्ज और इसकी यूनिट होगी वोल्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, खाली मैग्नीट्यूड होता है. अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नाउ वी हैड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट O. डायग्राम में देखिए पॉइंट O पर एक प्लस क्यू चार्ज दे रखा है और हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और OP की जो डिस्टेंस है वो हमें R दे रखी है. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. मतलब जो हमारा पॉइंट P है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने का. डायग्राम में देखिए इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने का जो काम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P. अब हम पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट लेंगे दैट इज A एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A इज x. अब हम इन्फिनिटी से पॉइंट A पर तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया है, अब हम पॉइंट P और पॉइंट A के बीच में एक पॉइंट मार्क करेंगे दैट इज B. अब हमें A से लेकर B तक वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है और A से B तक जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया है dx. नेक्स्ट एट द पॉइंट A an electrostatic force is, we know the formula of electrostatic force that is E is equal to kq by r square. तो हम यह लिखेंगे electrostatic force at the point A is equal to E is equal to k that is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. और हमारे यहाँ पे r स्क्वायर क्या है, O से लेकर A तक की डिस्टेंस है x, तो यहाँ लिखेंगे हम r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर. And the small amount of work done in moving a unit positive charge from A to B where AB is equal to dx. तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हुआ, that is force multiply by displacement. That is force is equal to electrostatic force multiply by distance that is dx. That is dw is equal to E multiply by dx. Now we have to calculate the total work done in moving unit charge from infinity to point P. तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट इन्फिनिटी टू पॉइंट P माइनस E dx. दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट इन्फिनिटी टू पॉइंट P और R माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट infinity to point R और point P R minus square dx. That is equal to W equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught
ब्रैकेट -1/x लिमिट infinity to point P or R is equal to Q upon 4 pi epsilon naught bracket 1 upon R minus 1 upon infinity that is equal to Q upon 4 pi epsilon naught। तो हमारे आंसर क्या आ गया? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू V, क्योंकि V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करता है, दैट इज V इज इक्वल टू W इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम में देखिए, इसके अंदर ए बी एक डाइपोल है जिसका मिड पॉइंट है O। सपोज करिए हमने इस डाइपोल को रोटेट करा, ए को तो अपवर्ड की तरफ और बी को डाउनवर्ड की तरफ, और जहाँ पे ए पॉइंट रोटेट करेगा अपवर्ड की तरफ उसको हमने मार्क दिया है P1, और जो बी जो है वो रोटेट करेगा डाउनवर्ड उसको हमने नाम दिया है P2। और ये जो दोनों P1 और P2 वाली जो लाइन है वो आगे जाकर मीट कर रही है एट पॉइंट P पर। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। हमने जिस डाइपोल को हल्का सा रोटेट किया है उसमें ए पॉइंट जो है वो अपवर्ड की तरफ रोटेट होगा, जिसमें वो P1 की तरफ जाएगा, वहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। और जो बी को भी हम लोग रोटेट करेंगे डाउनवर्ड्स की तरफ, जो P2 पॉइंट है वहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। एंड द डिस्टेंस बिटवीन O टू P इज R। एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा, और अल्टरनेट एंगल से P1A एंड O जो एंगल है वो भी थीटा हो जाएगा। और A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है और हमारा B पॉइंट पर माइनस Q चार्ज है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन AP इज R1 एंड डिस्टेंस बिटवीन BP इज R2। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था, दैट इज V इज इक्वल टू KQ बाय R। एंड इन दिस फिगर P1P दैट इज इक्वल टू OP एंड दैट इज इक्वल टू P2P इज इक्वल टू R। नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A। तो फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल का, दैट इज V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन R1। और पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन R2। अब डायग्राम में देखिए, अगर इसके अंदर हमें P1A और P2B की वैल्यू निकालनी है that is equal to A cos theta. P1A is equal to P2B that is equal to A cos theta. Now if we had to find out the value of P1P that is equal to R and equal to P1A plus AP that is equal to, अभी हमने P1A की वैल्यू निकाली that is A cos theta और AP की वैल्यू है R, that is तो P1P is equal to A cos theta plus R। तो हम यहाँ लिख सकते हैं that is R1 is equal to R minus A cos theta। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए, और जो हमने पोटेंशियल एट पॉइंट A निकाला था उसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, और पोटेंशियल एट पॉइंट B को इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। एंड सिमिलरली एज द इक्वेशन थर्ड, R2 इज इक्वल टू BP दैट इज इक्वल टू P2B प्लस PP2 दैट इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस R इक्वल टू R इज इक्वल, तो R2 क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। इसको इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए। अब यूज़ करिए इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो हमने R1 की वैल्यू निकाली वो पुट कर दीजिए, और इक्वेशन 2 के अंदर जो हमने इक्वेशन 4 में R2 की वैल्यू निकाली वो पुट कर दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आएगा दैट इज P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एंड इन दिस R कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर दैट इज OP इज इक्वल टू R। तो हम इसके अंदर P cos थीटा को P पॉइंट R भी लिख सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय P डॉट R अपॉन R क्यूब। Next topic is equipotential surfaces, that is every point of which electric potential is same। जैसे कोई भी सरफेस है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है तो उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और अगर हम इस सरफेस के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें वर्क डन अगर हमने निकालना हो तो अगर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से जो वी ए और जो वी बी है दोनों इक्वल है, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट ए, तो इसमें वर्क डन भी ज़ीरो होगा। वर्क डन ए टू बी इज़ ज़ीरो। नो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब मान लीजिए इफ़ u इज़ द स्मॉल डिस्टेंस ओवर द सरफेस थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ कैरीड। मान लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस u पर कैरी कर रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय u, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डिस्टेंस दैट इज u। तो ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं E डॉट यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉस थीटा ज़ीरो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जो डिस्टेंस होगा उससे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा नॉर्मल पर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इसके अंदर हम टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर करेंगे दैट इज ए एंड बी, और दोनों सरफेस को एक के ऊपर एक लेंगे और ए सरफेस का पोटेंशियल मान लीजिए वी ए इज इक्वल टू वी और बी सरफेस का पोटेंशियल मानिए वी बी इज इक्वल टू, इसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल कम है तो इसको हम लिखेंगे वी माइनस डी वी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस से डी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। Then when the unit positive charge is taken along the perpendicular distance from the surface B to the surface A against the electric field that is equal to WBA means work done from surface B to surface A that is equal to minus E dot dr। हमने यहाँ पर माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो वर्क हो रहा है B से A तक जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने का उसके अपोजिट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ है और हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस बी से सरफेस ए तक लाना है, वो डाउनवर्ड्स है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। देन वर्क डन फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए दैट इज डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और हमने वी ए को कंसिडर किया था वी और वी बी को कंसिडर किया था वी माइनस डी वी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे दैट इज वर्क डन फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए डब्ल्यू बी ए दैट इज इक्वल टू वी माइनस v ब्रैकेट v माइनस डी वी दैट इज इक्वल टू डी वी, क्योंकि v से v तो कट गया तो खाली क्या बचा डी वी। सो माइनस ई डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू डी वी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field is the direction of decreasing potential. Next topic is area vector. By convention, the vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. मतलब सपोज करिए कि कोई सरफेस का एरिया है दैट इज इक्वल टू ए, तो जो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज डिनोटेड बाय phi. Electric flux over an area in an electric field represents the total number of phi lines crossing this area. मतलब मानिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवर एन एरिया, उस एरिया के ऊपर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गॉस लॉ। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस that is total electric flux over the closed surface S in vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge Q। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं the total electric flux that is phi is equal to over an closed surface। ये surface integration का साइन है, that is surface integration of electric field E dot ds, and this E by ds that is equal to 1 by epsilon naught मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू, जिसके अंदर के की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई epsilon नॉट। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
of a system of charges. That is, the electrostatic potential energy is the energy possessed by the system of point charges by virtue of their position. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो पॉइंट चार्जेस होते हैं अपनी अपनी पोजीशन पर वो कितनी एनर्जी पोजेस करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. And the electrostatic potential energy of a system of a point charges as the total amount of work done in bringing the various charges to their respective positions from infinitely large mutual separations. डायग्राम में देखिए पॉइंट P1 पर एक प्लस Q1 चार्ज दे रखा है जिसके ऊपर एक पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 और पॉइंट इन्फिनिटी पर एक चार्ज है दैट इज प्लस Q2 और हमें इस चार्ज को P2 पर पॉइंट पर लाना है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 and the distance between the P1 point and P2 point that is R12 और इन्फिनिटी पर जो पॉइंट है प्लस Q2 इसे हम P2 पर लाएंगे इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पर और जो इसको लाने का जो काम होगा टोटल वर्क डन इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. नाउ वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन P1 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है दैट इज KQ/R. तो हम ये फॉर्मूले में लिखेंगे दैट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R12. मार्क इट इक्वेशन फर्स्ट. नाउ बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी. अब हम यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट P2 पर लाने का जो वर्क डन होगा उसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज W इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज दैट इज इक्वल टू हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करा दैट इज 1/4πε0 Q1/R12 मल्टीप्लाई बाय चार्ज इज Q2 एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the system of 2 point charges Q1 and Q2 in the form of electrostatic potential energy U. तो हमारा वर्क डन क्या हो गया दैट इज U is electrostatic potential energy U is equal to W is work done is equal to Q1 Q2 upon 4πε0 R12 and the unit of potential energy that is joule. Next topic is we are learning about the Gauss applications. That is first is electric field due to an infinity long straight uniformly charged wire. In this, we are considering a long thin wire of linear charge density. We know the formula of linear charge density that is lambda is equal to Q/L. See in the diagram, there is a thin wire of linear charge density that is P1 and P2 and we had to calculate the electric field intensity at a point P. And the midpoint of the wire is O and the distance between O to P is R. And imagine the positive charge at point P. Now the electric field intensity on point P due to point P1 that is E1 और इसका डायरेक्शन P पॉइंट के ऊपर जाएगा that is E1 and the electric field intensity on point P due to point P2 that is E2 और इसका डायरेक्शन P के ऊपर जाएगा that is E2. Component of E1 that is E1 cos theta and E1 sin theta and component of E2 that is E2 cos theta and E2 sin theta and the angle between E2 P E1 is theta and also the angle between the E1 P and E1 that is theta. Now see in the diagram that the components normal to the radius vector are cancel out that is E2 sin theta and E1 sin theta are cancel out और ये दोनों कैंसिल आउट इसलिए होंगे क्योंकि E2 sin theta और E1 sin theta सेम है इसीलिए. And however the components along the OP are E1 cos theta and E2 cos theta that both are add. Then the resultant electric field is radical. Now we are consider here a right circular closed cylinder of radius r and length L with the infinitely long line of charge and the magnitude of electric intensity E at every point on the curved surface of the cylinder is same because all such points are at the same distance from the line charge. डायग्राम में देखिए एक सिलेंडर बना हुआ है जिसकी लेंथ है L और रेडियस है R और इस सिलेंडर के साइड में दो कर्व्ड सरफेस है उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर दैट इज E जो पॉइंट P के ऊपर जो एरो निकल रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज डिनोटेड बाय E. सो वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज सेम. देखो इस डायग्राम के अंदर जो पॉइंट P है वहाँ से उस वायर की जो लाइन है
वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करें तो उसका जो मेज़र है और बाकी जो P पॉइंट जहाँ पर लाई कर रहा है वहाँ पर किसी भी पॉइंट का वायर की लाइन पर मेज़र करेंगे तो सब सारे पॉइंट इक्वल बताएंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर रखे होंगे लाइन चार्ज से। नाउ वी आर टेकिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन P पॉइंट along P पॉइंट से DS एंड द डायरेक्शन इज ऑन अपवर्ड। हम इस डायग्राम के अंदर अब हम 3 सरफेस मार्क करेंगे। तो 2 सर्कुलर सरफेस है उसे हम फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस कहेंगे और बीच का जो पार्ट है उसे हम थर्ड सरफेस कहेंगे। नाउ इन दीज 2 सर्कुलर सरफेसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो तो अपवर्ड की तरफ होगी। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शन हैं वो दोनों अपवर्ड की तरफ है, दोनों सेम है, इसीलिए थीटा जो होगा वो 0 होगा। सो नाउ इंटीग्रल E डॉट ds दैट इज इक्वल टू, ये है गॉस थ्योरम का हमारा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ s E डॉट ds cos थीटा, and here cos theta is equal to 0. So the equation comes out that is E multiplied by integration multiplied by ds that is equal to E multiplied by 2 pi RL. That is mark equation first. Next, on the first and second circular surface, angle between E and ds is 90 degree. So there make no contribution of electric flux of the cylinder. इन दोनों सर्कुलर सरफेस के ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर दैट इज इक्वल टू फाई इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय 2 पाई RL, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दैट इज फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दोनों फाई की वैल्यू है उनको इक्वल रखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय 2 पाई RL। और जो गॉस थ्योरम के अंदर फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, उसमें Q को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से पाई लैम्डा L भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय 2 पाई RL दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय R, in which electric field intensity is inversely proportional to the R. Next, second application of Gauss theorem, that is electric field intensity due to an uniformly charged spherical shell. In this, first point is field outside the shell. Now we are taking a spherical shell. See in the diagram the radius of this spherical shell, that is R, and we are taking the point P outside the shell where we had to find out electric field intensity. और जो स्फेरिकल शेल के आसपास का जो सरफेस है वहाँ पर चार्जेस एसोसिएट कर रहे हैं। अब फिर से हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे पॉइंट P के अलोंग, दैट इज ds, और उसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सेम जाएगा, उसके ऊपर ही जाएगा अपवर्ड की तरफ। एंड टेक पॉइंट P और फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अनदर सर्कल अराउंड द स्मॉल स्फेरिकल शेल। उसके अंदर उसकी जो रेडियस होगी वो होगी स्मॉल r, और हमारा जो पहले वाला स्फेरिकल शेल था स्मॉल वाला उसकी कैपिटल R रेडियस है। Now in this diagram the direction of ds and electric field intensity is equal, so the theta angle between them is 0. So according to the Gauss theorem, E dot ds that is equal to Q upon epsilon naught, and the angle between E and ds is 0, so E dot ds cos 0 that is equal to E integral ds that is equal to E multiplied by 4 pi R square that is equal to Q upon epsilon naught. और इस इक्वेशन से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई, दैट इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 1 अपॉन R स्क्वायर, इन विच E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब हमें जो स्पेरिकल शेल है हमारा उसके ऊपर उसके सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P दे रखा है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे आउटर शेल और इनर शेल दोनों की रेडियस सेम है, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी आउटसाइड द शेल की, उसकी इक्वेशन हमारी आई थी दैट इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। नाउ इन दिस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें सिग्मा का फॉर्मूला है वो है Q अपॉन A, दैट इज चार्ज अपॉन टोटल सरफेस। सो इस फॉर्मूले में हम लोग चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा।
इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज Q इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज E इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज कांस्टेंट। सो हमारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। इसके अंदर जो हमारी रेडियस है कैपिटल R वो बड़ी है स्मॉल r से। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम दैट इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन दिस चार्ज इज 0 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ अवर गॉस थ्योरम दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। सपोज करिए एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, जिसमें वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम दैट इज Q अपॉन V। डायग्राम में देखिए एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, जिसके अंदर पॉइंट P पर एक और स्फीयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एंड इफ Q डैश बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इस डायग्राम में हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर हमारा चार्ज होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम दैट इज E डॉट ds, नाउ सी इन द डायग्राम वी विल टेक द सम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड मार्क इट ds एंड द डायरेक्शन ऑफ ds इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर हमारा डिस्टेंस है ds वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो इसके अंदर भी थीटा जो होगा हमारा 0 होगा। सो E dot ds that is equal to E ds cos 0 that is equal to E ds. So E ds that is equal to total charge upon epsilon naught that is Q dash upon epsilon naught, and integral of ds that is equal to 4 pi r square. So put the value here, that is E multiplied by 4 pi r square is equal to Q dash upon epsilon naught. Now what is the value of Q dash, that is वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इससे हम Q की वैल्यू निकालेंगे दैट इज Q इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा हमारा 4 पाई R क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू दिस इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 4 पाई R क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हमारे E की वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे सबकी तो हमें मिलेगा दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय रो दैट इज इक्वल टू RE अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R. Next, fourth application of our Gauss theorem, that is electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of charge. Now consider a thin infinite plane sheet of charge in which sigma be the surface density of charge. तो हमने पहले भी पढ़ा था surface density of charge का फॉर्मूला होता है that is sigma is equal to total charge upon total surface that is Q upon A. डायग्राम में देखिए एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इस डायग्राम में दो सिलेंडर बने हुए हैं जिसके लेफ्ट साइड में तो हमारा गॉसियन सरफेस है और राइट साइड में हमें हमारे पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मार्क एरिया क्रॉस सेक्शन A on the point P. Now see in the cylinder on the right side that a small element, take a small element on the curved surface, mark that first, and the left side of the cylinder on the curved surface, mark a small element and mark it second, and the between the curved surface of the cylinder, take a small element and mark it third, and mark these all small element ds. और इन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा इन सब का डायरेक्शन, और ds भी उसके ऊपर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। तो दोनों डायरेक्शन सेम होंगे तो एंगल जो होगा वो 0 होगा ds और E के बीच में। और जहाँ पर हमने सिलेंडर के बीच में जो कर्व सरफेस है वहां पर जो स्मॉल एलिमेंट लिया है ds वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ यहाँ पर हमारे 3 सर्कुलर सरफेस है, तो यहाँ पर हम लोग 3 फॉर्मूले लिखेंगे दैट इज E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds. These are all the formulas of first circular surface, second circular surface and third circular surface.
that is equal to q upon epsilon naught. And on the third circular surface, the ds is perpendicular to the electric field intensity, that is E. So, by the continuing of the electric flux, this may be 0. So, only the first circular surface and second circular surface may be add. So, E dot ds plus E dot ds that is equal to q upon epsilon naught. और इन दोनों सर्कुलर सरफेस के ऊपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, तो हम इंटीग्रल ds को लिख सकते हैं ए. सो ई ए प्लस ई ए दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हम यहाँ पर सरफेस डेंसिटी चार्ज की मदद से हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए. तो यहाँ पर पुट करेंगे क्यू की वैल्यू दैट इज 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So, in this our electric field intensity is independent of r, where r is the distance at the point from the plane charge sheet.